अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने परचम कुशाई करके कांग्रेस के 85वां इजलास का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस दौरान CPP की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने भी कौमी परचम को सलामी दी। शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, साथ न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। परेड विश्राम। परेड सावधान। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद। कौमी नारा वंदे मातरम। विश्राम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जारी सह रोजा 85वें प्लेनरी इजलास के दूसरे दिन यानी हफ्ते के रोज पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क को इस वक्त तमाम तरह के चैलेंजेस का सामना है और कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो हिंदुस्तानियों के दर्द को समझती है। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए करोड़ों हिंदुस्तानियों में उम्मीद के चिराग रोशन किए। रहा था कि अंधेरी की ताकतें कहीं सच पर हावी न हो, तो श्री राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दिया। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है, जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। आपने खुद कष्ट सहकर न आंधी की परवाह की, न बारिश की, न गर्मी की, न सर्दी की, न धूल की के भवंडर भी और न बर्फीले तूफान की। भारत का तिरंगा तामे करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ चले भी और जुड़े भी। और हमने एक बार फिर ये साबित करके दिखाया कि भारत की आत्मा में कांग्रेस है। भारत की पीड़ा
कांग्रेस जानती है और देशवासियों की तकलीफें देश जानती है। हमारा दिल तड़पता है और खासकर जो राहुल गांधी जी 3,700 से ज्यादा किलोमीटर चलकर राहुल जी अपने और कांग्रेस जनों के ये दिखा दिया बलिदान की परिपाटी का जज्बा और देश की मिट्टी की खुशबू हमारे लहू के हर कतरे में आपको मिलेगा। ये राहुल जी का काम है, इसीलिए मैं इस पर उनको धन्यवाद देता हूं। वो इसी ढंग से हमको मार्गदर्शन करते रहे, जुड़ते रहे और सभी को। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि ये एक मुश्किल वक्त है। बीजेपी और आरएसएस ने आज मुल्क के हर एक इदारे पर कब्जा कर लिया है। हुकूमत ने एक खास सनतकार को फायदा पहुंचाया। हुकूमत ने खुसूसी तौर पर अक़लियतों पर हमला किया। इस सूरत हाल ने मुझे उस वक्त की याद दिला दी जब मैंने सियासी दुनिया में कदम रखा था। कांग्रेस सिर्फ एक सियासी जमात ही नहीं बल्कि अहम एक ऐसी गाड़ी है जो हिंदुस्तान की आवाम के मसाइल के लिए जद्दोजहद करती है। जीत हमारी होगी और हम खड़गे जी की सरपरस्ती में लड़ेंगे। Of each and every Indian. So the path ahead is not easy, but my experience as well as the rich history of the Congress tells me that victory will be ours. To achieve it under Khargeji's leadership, we must tackle the regime with boldness and vigor and stand side by side with the people it attacks. We must reach out to people and convey our message with clarity and cohesion. We must work with discipline and timelessness to respond quickly in this fast-paced age. Above all, we must be ready to put aside our personal expectations, make sacrifices, and work with unity and the sense of common purpose. Today, let us all remind ourselves of the battles our party has won in the past. कांग्रेस ने वाज़ेह कर दिया है कि वो साल 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में 2004 की तरह इत्तेहाद करेगी और वो उन तमाम पार्टियों के साथ मिलकर काम करेगी जो मौजूदा बीजेपी हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के हक में है। वैसे तो ये बात कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने खिताब में भी कही, लेकिन जिस सियासी करारदाद को मौजूदा प्लेनरी में मंजूर किया गया उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि कांग्रेस बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए सियासी पार्टियों से इत्तेहाद कर सकती है। मंजूर की गई सियासी करारदाद में बहुत सी सियासी बातें कही गई हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर तीसरा महाज बनता है तो वो मरकज की बीजेपी हुकूमत की मदद करेगा। मंजूर की गई करारदाद में ये बात वाज़ेह कही गई है कि सेकुलर कुव्वतों का इत्तेहाद ही कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस को अपने जहन की सियासी पार्टियों की शिनाख्त और इत्तेहाद के लिए काम करना होगा और कांग्रेस को उन पार्टियों को साथ लेना होगा जो कांग्रेस के नजरिए से इत्तेफाक रखती हैं। मंजूर की गई करारदाद में इस बात पर जोर दिया गया कि कांग्रेस मुल्क को अंधेरे और मौजूदा इख्तिदार की तकालीफ से अवाम को राहत पहुंचाएगी। इसमें कहा गया है कि तमाम इदारे जिनमें ज़राए अबलाग भी शामिल हैं, जिनको मौजूदा इख्तिदार ने खत्म कर दिया है, उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्लेनरी इजलास के दूसरे दिन सीनियर लीडर अंबिका सोनी ने पार्टी के आइन में तरमीम का मुसवदा पेश किया, जिसकी तमाम हाजिरीन ने हाथ उठाकर तायद की। आइन में तरमीम के बाद अब कांग्रेस पार्टी के तमाम फॉर्मों में वालिद के साथ साथ मां और बीवी का नाम भी शामिल किया जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आइन में की जाने वाली तरमीम के बारे में मालूमात दी। कि 50% आरक्षण अनुसूचित जाति,
आदिवासी भाई, तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, इन 4 वर्गों के लोगों के लिए, इन 4 श्रेणियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50% पद आरक्षित होंगे। इसके साथ साथ दिस इज वर्टिकल रिजर्वेशन। पहली बार कांग्रेस ने, जैसा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी, खड़गे साहब कहते आए हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के मायने हैं कि उदयपुर डिक्लेरेशन में 2 बड़े प्रस्ताव पारित हुए थे कि कांग्रेस में आधे लोग 50 अंडर 50 होंगे, वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। तो 50 अंडर 50 प्लस महिलाएं एज ए सेपरेट कैटेगरी, उनका रिजर्व्ड कैटेगरी में भी 50% हिस्सा होगा और बाकी 50% जो बचे उनमें भी उनके लिए 50% यानी कुल का 25% वहां भी आरक्षित होगा। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन है। तो अगर आप दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, इनके अंदर भी आधी रिजर्वेशन इन वर्गों के साथ साथ इन वर्गों में से 50 अंडर 50 और महिलाओं की होगी। और जो बाकी 50% हैं, जो अनरिजर्व्ड, अगर मैं ये शब्द यूज करूं, उनमें भी आधी पोस्ट 50 अंडर 50 और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो उनमें से भी 25% हो गई, समझ लीजिए, ओवरऑल 100% की किटी का। ये सामाजिक न्याय की क्रांति का एक नया आगाज है जो किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया। दूसरा संशोधन है आधुनिकता के साथ कदम ताल मिलाने का। अभी तक सब राजनीतिक दल समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पेपर मेंबरशिप करते हैं। हमने इस बार डिजिटल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट किया था और जयराम जी ने आइंदा साल होने वाले लोकसभा इंतखाब के लिए अपोजिशन पार्टियों ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं। मोदी हुकूमत के खिलाफ महाजबंदी की तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही हैं। इस दरमियान बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली से खिताब करते हुए एक ऐसा बयान दिया जो बीजेपी के लिए फिक्रअंगेज है। उन्होंने रैली से खिताब करते हुए कहा कि 2024 में अपोजिशन इत्तेहाद की महाजबंदी के लिए कांग्रेस पार्टी के फैसले का इंतजार है। अगर कांग्रेस समेत अपोजिशन की सभी पार्टियां एक स्टेज पर आ जाती हैं तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इस रैली से आरजेडी के कायद लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया, जबकि नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने भी इस रैली को खिताब किया। 20 लाख के करीब नहीं, 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे, लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख, समझ रहे रुपया का। आई लोग खाली बोलते रहते हैं, कोई विकास का काम होता है। और जब यहां पर आए थे पूर्णिया में, तो यहां जो बनना था, एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए हम कितना बार आए थे और हर चीज को देख करके, और सबसे पहले यहां बनना था, नहीं बना। लोगों के आने के लिए रास्ता हमने तय किया और एक एक चीज को तय करके हर चीज को बताया उन लोगों को। आज तक नहीं किया। उन लोगों ने जितना जमीन देने के लिए कहा है, हम सब देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो यहां आकर के तो सुने थे, कह दिए थे कि हाँ सब चालू हो गया। क्या चालू हो गया जी? और यहां पर चालू नहीं हुआ, कितनी गलत बात है। तो आकर के कुछ बोलना है। भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है।
जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सामान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा। और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे कितना भी तंग किया गया हो। लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। और हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है। देश के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग लीडर नहीं है। भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वजीर दाखिला अमित शाह हफ्ते के रोज वाल्मीकि नगर में एक मीटिंग के बाद पटना की बापू सभागार पहुंचे। वहां उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती तकारीब में हिस्सा लिया और वहां किसान मजदूर समागम का इनेकाद किया गया। अमित शाह ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि बिहार में स्वामी सहजानंद ने बिहार में कर्मभूमि बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ किसान मजदूर तहरीक खड़ी की थी। अपनी ही जीत की, अपनी ही जाति की जमींदारी कल्चर के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि चारा चोर के साथ नीतीश बैठ गए हैं, इससे किसानों का भला क्या होगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है। बालू माफिया, शराब माफिया, इनके ग्रुप फिर से जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, ये लाल टेंट से जो लॉ उठी है और उसमें पूरा बिहार धधक रहा है, धधक रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टेंट की लॉ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्या बीजेपी एमएलए राजू पाल के कत्ल के अहम गवाह उमेश पाल और उनके गनमैन की जुमे के रोज उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उमेश पाल की बीवी जया पाल ने अतीक अहमद के साथी अतीक के भाई, उनकी बीवी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ करीब 7 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ हमलावर आते हैं और उमेश पाल और उनके गनमैन का कत्ल करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज उत्तर प्रदेश असेंबली में काफ़ी हंगामा हुआ। सीएम योगी ने ऐवान में जवाब दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
हम माफिया के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं है, आपने माफिया के खिलाफ, जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ किसका नाम तो नहीं है, किसी का नाम तो नहीं है। कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। अब अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी पार्टी का रहा हो, पता नहीं चाहिए कि अपराधी भी तो इस पार्टी का था, इस पार्टी का था। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा देखते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा इंतखाबात कराने के मेयर के हुक्म पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मेयर शैली ओबराय ने कमेटी के 6 अरकान के इंतखाब दोबारा कराने का हुक्म दिया था। इनके इंतखाब में लगातार 2 दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। जुमे के रोज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स के बीच जमकर मारपीट हुई थी। जुमे के रोज हंगामे की शुरुआत तब हुई जब मेयर शैली ओबराय ने एक वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। रिकाउंटिंग का हुक्म दिया गया था। इससे बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स नारेबाजी करने लगे। बरसर इख्तियार आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स ने मुखालिफत की, टेबल्स पर चढ़कर नारेबाजी धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को लात मुंह से मारे गए, जूते और चप्पल भी चले। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिन के हिंदुस्तान के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। वहां उन्होंने राष्ट्रपति भवन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों कायदीन के बीच रूस यूक्रेन जंग, क्लाइमेट चेंज, चीन के साथ ही मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। इसके बाद चांसलर शोल्ज सदर द्रौपदी मुर्मू से मिले। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ तकारीब में जर्मन के चांसलर हिस्सा लेंगे। पिछले वर्ष हमारी 3 बैठकें हुई और हर बार हमारी चर्चाओं में उनकी इस दूरदृष्टि और विजन से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति और ऊर्जा मिली है। आज की बैठक में भी हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतंत्र के मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए तो लाभकारी है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आज
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से भारत में सभी सेक्टर्स में नए अवसर खुल रहे हैं। इन अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से हम उत्साहित हैं। चांसलर सोच के साथ आज आया हुआ बिजनेस डेलीगेशन और भारतीय बिजनेस लीडर्स के बीच एक सफल बैठक हुई और कुछ अच्छे एग्रीमेंट भी, बड़े महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी हुए। राजस्थान के जुनैद नासिर कत्ल के मामले में इस्तेमाल हुई स्कॉर्पियो के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यह स्कॉर्पियो नंबर HR70D4177 हरियाणा हुकूमत के जिन जिला परिषद के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी स्कॉर्पियो में कातिल जुनैद नासिर से मारपीट करते रहे। राजस्थान पुलिस जिन की गौशाला से इस स्कॉर्पियो को बरामद कर चुकी है। इसमें खून के धब्बे भी मिले हैं जो जुनैद नासिर के होने का इम्कान है। मुस्लिम नौजवानों के कत्ल में स्कॉर्पियो बहुत अहम सबूत है। हालांकि जिन जिला परिषद ने सफाई दी है कि ये स्कॉर्पियो नीलाम की जा चुकी है, मगर जिसे बेची गई उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। इसी स्कॉर्पियो का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है जिसमें गौरक्षक कुछ नौजवानों को पीट रहे हैं। जुनैद नासिर कत्ल के मामले में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो का रजिस्ट्रेशन 26 फरवरी 2014 को जिन जिला परिषद के नाम पर हुआ था। मगरबी बंगाल में मरकजी वजीर निश्चित प्रमाणिक पर पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी वजीर प्रमाणिक के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ जब वो कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में पार्टी कारकुनों से मिलने जा रहे थे। इस हमले के बाद बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। দেখুন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাংলা সাধারণ মেনে নেবে না, কোনো উত্তেজিত হয়ে নয়, একেবারে সাধারণভাবে স্বাভাবিকভাবে বুঝি যে এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে তাহলে বাংলার যে গণতান্ত্রিক অবস্থা সেটা কিন্তু একেবারে কলাপস হয়ে যাবে। ভাবুক না, বাংলা সাধারণ মানুষ দেখছে তো কি হচ্ছে। আপনি তো পুলিশকে জানিয়ে এসেছিলেন এখানে একেবারে নিশ্চিতভাবে পুলিশের এজেন্ট আপনারা দেখুন, যারা পাথর ছুটছে তাদেরকে সেভ করা হচ্ছে, যারা বোমা ছুটছে তাদেরকে সেভ করা হচ্ছে। আমি বলবো আপনারা সুরক্ষিত থাকুন। मध्य प्रदेश के जिले सीधी के चरहट थाना इलाके में एक सड़क हादसे में दो बसें टकराने के खौफनाक हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए। चरहट के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे में अब तक 15 अफराद के हलाक होने की खबर है। कुछ जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए रेवा भेजा गया, वहीं कुछ शदीद जख्मियों को गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि सीधी जिले में कुछ फासले पर वाक़ सतना जिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत के बाद गांव वाले बसों के जरिए वापस लौट रहे थे, उस वक्त यह हादसा पेश आया। ओडिशा में जॉर्जपुर जिले के धर्मशाला थाना इलाके में नेशनल हाईवे 16 पर हफ्ते की सुबह एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब कोलकाता से आने वाला एक ट्रक नीलापुर सेंट्रल बैंक के करीब सड़क के किनारे खड़े दूसरे ट्रक से टकरा गया। तुर्की में 6 फरवरी को जो जबरदस्त ज़लज़ला आया था उसके बाद रह रहकर जमीन डोलने का सिलसिला अब तक जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हफ्ते की सुबह एक बार फिर तुर्की में ज़लज़ला महसूस किया गया जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ला तुर्की के वसती इलाके में आया और इस ज़लज़ले का मरकज 10 किलोमीटर की गहराई में था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।